नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग खंडों पर चर्चा कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि आपका रिवीजन बहुत तेजी से हो सके, आसानी से हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिम बाइंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर 3 कथन दिए गए हैं आपके सामने। पहला कथन है, सिम बाइंडिंग के तहत संचार या मैसेजिंग ऐप को उपयोगकर्ता पंजीकरण के समय प्रयुक्त सिम कार्ड से जोड़ना शामिल है। दूसरा कथन है, इसे दूरसंचार साइबर सुरक्षा संशोधन नियम 2025 के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा अधिदेशित किया गया है, यानी मैंडेटेड किया गया है। तीसरा कथन है, सिम बाइंडिंग के तहत पंजीकृत सिम को डिवाइस से अलग किए जाने के बाद भी उपयोगकर्ता की ऐप तक स्वतंत्र पहुंच बनी रह सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, आपको यह बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। जब हम सिम बाइंडिंग की बात करते हैं तो सिम बाइंडिंग के बारे में समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम बाइंडिंग वस्तुतः क्या है? सिम बाइंडिंग एक सिक्योरिटी फीचर है, एक सुरक्षात्मक फीचर है। और इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है? जैसे ही आप कोई संचार या मैसेजिंग ऐप डाउनलोड करते हैं, अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तो जिस सिम का इस्तेमाल करके आप उसमें उस ऐप को रजिस्टर करा रहे हैं, उस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, उसी सिम के माध्यम से ऐप आपकी एक पहचान को एस्टेब्लिश करता है और साथ ही लगातार ऐप आपकी प्रामाणिकता की भी जांच करता रहता है, सिम को आइडेंटिफायर के रूप में यूज करके। इससे क्या होता है? इससे आप किसी भी मैसेजिंग ऐप या संचार ऐप का अगर दुरुपयोग करते हैं तो सुरक्षा एजेंसियां उस दुरुपयोग को पहचान सकती हैं। तो ये दुरुपयोग को रोकने में विशेष रूप से भूमिका का निर्वहन कर सकता है। तो हाल ही में जो दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2025 में साइबर सुरक्षा संशोधन नियम 2025 जारी किए गए थे, उसके अंतर्गत इसे अधिदेशित यानी मैंडेटेड किया गया है। सिम बाइंडिंग के तहत जो पंजीकृत सिम है, जो रजिस्टर्ड सिम है, उसको डिवाइस से अलग किए जाने के बाद भी उपयोगकर्ता की ऐप तक स्वतंत्र पहुंच बनी रह सकती है। ऐसा नहीं है। अगर आप सिम को बदलते हैं तो ऐप पर आपको रीवेरीफाई करना पड़ेगा, और जब आप रीवेरीफाई करेंगे और दूसरे नए सिम से करेंगे तो वहां पर पहचान का मिलान ठीक से नहीं हो पाएगा और इस प्रकार से आपकी ऐप तक जो पहुंच है वो सीमित हो सकती है, वो अवरुद्ध हो सकती है। तो इस प्रकार से कथन 3 गलत हो जाता है, यानी कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही होगा। तो यही यहां पर जो व्याख्या लिखी गई है वो सिम आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से काम करता है और सिम बाइंडिंग का क्या मतलब है, ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इसको लिखे हुए में पढ़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षा चिंताओं के कारण समाचारों में रहे रिसिन को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? पेट्रो रसायनों से संश्लेषित नर्व एजेंट, प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध करने वाला एवं अरंडी के बीजों से प्राप्त एक विषैला प्रोटीन। तीसरा आपके सामने ऑप्शन है, रेडियोलॉजिकल हथियारों में प्रयुक्त एक रेडियोधर्मी आइसोटोप। और चौथा आपके सामने ऑप्शन है, विशेष रूप से औद्योगिक कीटनाशकों में प्रयुक्त एक संश्लेषित रसायन। तो रिसिन क्या होता है? रिसिन वस्तुतः एक प्रोटीन है और ये कहां से प्राप्त होता है? ये एक विषैला प्रोटीन है और कहां से प्राप्त होता है? जब आप अरंडी के बीजों से तेल निकाल देंगे, तेल का निष्कर्षण कर लेंगे, तो जो बायो प्रोडक्ट बचता है उसमें ही रिसिन होता है, बायो प्रोडक्ट में ही रिसिन होता है। ये एक विषैला प्रोटीन है। अगर इसको मानव यूज कर लेता है, मनुष्य यूज कर लेता है, तो ये कोशिकाओं में मौजूद जो राइबोसोम है, उस राइबोसोम की जो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया है उसको बाधित कर देता है। वस्तुतः ये राइबोसोम को निष्क्रिय कर देता है। और राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? राइबोसोम वस्तुतः प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन बनाता है, जिससे आपकी कोशिकाओं की कार्यप्रणाली चलती है। तो अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो कोशिकाएं मरना स्टार्ट हो जाएगी। और इसलिए इसको बहुत खतरनाक एक बायोलॉजिकल
एजेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है। अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है वो भी इसको टाइप बी बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में परिभाषित करता है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो यही सारी व्याख्या यहां पर लिखी गई है, किस प्रकार से इसको एक टाइप बी जैविक अभिकर्मक के रूप में व्याख्यायित किया गया है अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के द्वारा। साथ ही जो रासायनिक हथियारों पर एक कन्वेंशन है उसके तहत भी इसको अनुसूची 1A अभिकर्मक यानी एजेंट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल वायरस नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है यह वायरल रोगों को समझने तथा वैक्सीन एवं चिकित्सा विकसित करने से संबंधित वायरोलॉजिस्ट का एक वैश्विक गठबंधन है। दूसरा कथन है इसका गठन वर्ष 2011 में रॉबर्ट गैलो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया था। और तीसरा कथन है यह वैश्विक स्तर पर रोगों की निगरानी के लिए उत्तरदायी होने के साथ संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध निकाय के रूप में भूमिका निभाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। यहां पर अगर आप ग्लोबल वायरस नेटवर्क की बात करेंगे तो वर्ष 2011 में इसको गठित किया गया था। इसलिए गठित किया गया था ताकि जो वायरल रोग हैं, जो वायरस के कारण होने वाले रोग हैं, उस पर अनुसंधान करके उसके बारे में समझ बढ़ाई जा सके। साथ ही उससे निपटने के लिए अगर हमें चिकित्सा को डेवलप करना है, हमें वैक्सीन को डेवलप करना है, तो उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाया जा सके। और ये विश्व भर के जो वायरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही जो सार्वजनिक वैज्ञानिक हैं, उनको जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, एक गठबंधन के रूप में कार्य करता है, जिसका गठन वर्ष 2011 में रॉबर्ट गैलो के अलावा 2 और व्यक्ति शामिल थे इसमें, विलियम हॉल और रिनहार्ड कुर्थ। इनके साथ मिलकर के इसका गठन किया गया था वर्ष 2011 में। तो यहां पर यह कथन भी बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे कथन में कहा गया है कि यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध निकाय के रूप में भूमिका निभाता है। यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध निकाय नहीं है, यह गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2। तो संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध निकाय नहीं है, बल्कि ये 40 से अधिक देशों में 70 से अधिक उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करता है। और साथ ही विषाणु विज्ञान में निरंतर वित्त पोषण के लिए यानी फाइनेंस सुविधाओं के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान, प्रशिक्षण और सार्वजनिक शिक्षा, साथ ही सपोर्टिव सिस्टम को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है बायोफिल्मों की चर्चा अक्सर किस संदर्भ में की जाती है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? नैनो कणों के उपयोग पर आधारित टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियां। तीसरा आपके सामने ऑप्शन है संक्रमण की निरंतरता और औद्योगिक फाउलिंग। और चौथा आपके सामने ऑप्शन है जीन एडिटिंग एवं संश्लेषित जीव विज्ञान। जब हम बायोफिल्मों की बात करते हैं तो बायोफिल्मों का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। इसको आप इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से प्रोटिस्ट या बहुत से फंगी, कवक, इनके समूह के रूप में आप इसको परिभाषित करिए। ये क्या है? ये किसी सतह पर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद एक लेयर बना लेते हैं। और जब ये एक लेयर बना लेते हैं तो बाहरी वातावरण का इन पर प्रभाव सीमित हो जाता है। अगर आप इनको हटाने की कोशिश करते हैं यानी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लेयर इन पर वो असर भी नहीं होने देती है, उसका असर भी नहीं होता है। और ये न केवल स्वास्थ्य को, मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि इनसे औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी नुकसान होता है, क्योंकि मशीनरी के भीतर भी, उसके पाइप्स पर भी इस तरह के बैक्टीरिया का एक आवरण, बैक्टीरिया या फंगी या प्रोटिस्ट के समूह का आवरण बन सकता है, जमा हो सकते हैं और वो अपने चारों तरफ एक ऐसा आवरण निर्मित कर सकते हैं जिससे किसी भी तरह से उसको हटाना, या अगर हम ये पानी में अगर निर्मित हो जाएं तो पानी को साफ करने की जितने भी मेथड है उनकी प्रभावशीलता को भी ये कम कर देते हैं। यानी पानी साफ भी नहीं होता है अगर आप उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें हम, इस समूह को ही जब ये इस तरह का निर्माण कर लेता है, इनको हम बायोफिल्मों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये आपके शरीर में अगर जमा हो जाएं तो लंबे संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। संक्रमण बेहद खतरनाक भी हो सकता है, दवाइयों का असर कम हो सकता है। तो संक्रमण की निरंतरता और औद्योगिक फाउलिंग के रूप में इनको परिभाषित किया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं
कि सूक्ष्म जीवों के समुदाय होते हैं जिसमें जीवाणु, कवक, प्रोटिस्ट शामिल होते हैं और अपने चारों तरफ ये जिस लेयर का निर्माण करते हैं उसको हम कहते हैं बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस के रूप में इनको परिभाषित इस प्रकार से किया जाता है। इसी को हम बायोफिल्म कहते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। अगला प्रश्न है टोकामक का उपयोग होता है। तो कहां पर टोकामक का उपयोग होता है? रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान में, नाभिकीय विखंडन रिएक्टरों के उपयोग द्वारा विद्युत उत्पादन में, प्लाज्मा के मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट द्वारा नाभिकीय संलयन के दोहन में या चिकित्सीय अनुप्रयोगों हेतु कण त्वरकों के विकास में। टोकामक क्या है? टोकामक वस्तुतः एक वैज्ञानिक उपकरण है, एक डिवाइस है। इस डिवाइस के माध्यम से आप क्या करते हैं, बहुत ही गर्म गैस जिसको आप प्लाज्मा के रूप में परिभाषित करते हैं, उसको चुंबकीय प्रभाव के माध्यम से, मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के माध्यम से आप उसको किसी भी सतह से मिलने से रोकते हैं। और जिस प्रकार से सूरज में, किसी तारे में ऊर्जा का निर्माण फ्यूजन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, उसी तरह की फ्यूजन प्रक्रिया को पृथ्वी पर आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक संलयन प्रक्रिया को, संलयन अभिक्रिया को आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं टोकामक उपकरण के माध्यम से, ताकि एक ऊर्जा के सतत स्रोत का निर्माण हो सके। टोकामक जो पहला टोकामक था, पहला डिवाइस था, यह एस्टैब्लिश कहां पर किया गया था? 1958 में रशिया में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसको हम T1 के नाम से जानते हैं। इसके बाद यूएसए में और यूनाइटेड किंगडम ने भी इस पर काफी प्रयोग किया। वर्तमान में 35 देशों के सहयोग से एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसको हम ITER के नाम से जानते हैं, जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से क्या करना चाहता है? वैश्विक स्तर पर सहयोग के माध्यम से ऊर्जा के एक स्थायी स्रोत का निर्माण करना चाहता है। कई बार इसको कृत्रिम सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार से हमें सूर्य से लगातार ऊर्जा मिलती रहती है, उसी प्रकार से टोकामक डिवाइस के माध्यम से जो प्लाज्मा है उसमें करोड़ों डिग्री के टेम्परेचर को मैग्नेटिक प्रभाव से नियंत्रित करने का प्रयास करता है और संलयन प्रक्रिया के माध्यम से एक निरंतर और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसी के संदर्भ में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ITR, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इस पर काम चल रहा है और 35 देशों का इसमें सहयोग है। और ये जो परियोजना है ये कहां पर इस पर काम चल रहा है? फ्रांस में। तो टोकामक क्या हुआ? प्लाज्मा की मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, यानी प्लाज्मा को आप मैग्नेटिक प्रभाव के माध्यम से किसी भी सतह पर लगने से बचाते हैं। क्योंकि अगर आप इतने बड़े उच्च तापमान पर, करोड़ों डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अगर कोई भी उपकरण का इस्तेमाल करेंगे तो वो इसके संपर्क में आने पर स्वतः ही एक तरह से वो पिघल जाएगा, इतने तापमान को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट के माध्यम से आप एक डोनट के आकार का जो टोकामक मशीनरी है या डिवाइस है, उसमें आप प्लाज्मा को, गैसों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं बहुत उच्च तापमान पर, ताकि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का दोहन करके आप एनर्जी के एक स्थायी स्रोत को निर्मित कर सके। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा और यही चीजें यहां पर आपके सामने लिखी गई है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एज कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर पहला कथन क्या है? इससे केंद्रीय डेटा सेंटर को डेटा भेजने से पूर्व फिल्टरिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा आपके सामने कथन क्या है? प्रभावी रूप से संचालन हेतु इसके लिए निरंतर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। और तीसरा कथन है, इसके द्वारा डेटा जनरेशन के समीप उसके प्रोसेस और स्टोर की सुविधा मिलने से डेटा सॉवरेनिटी की आवश्यकताओं को समर्थन मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? आपको संख्या बतानी है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। जब हम एज कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो ये किस प्रकार की सुविधा है? ये इस प्रकार की सुविधा है कि जहां पर डेटा जनरेट हो रहा है वहीं पर आप उसको प्रोसेस करके, उसको संसाधित करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको किसी क्लाउड के माध्यम से, यानी दूर स्थित जो डेटा सेंटर है उस पर अगर आपको किसी चीज को, डेटा को भेज करके किसी चीज को प्राप्त करना है, सूचना को प्राप्त करना है, तब भी आप क्या करते हैं कि जो गैर जरूरी डेटा है उसको स्थानीय स्तर पर ही आप छांट सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो यहां पर पहला कथन क्या दिया गया है? फिल्टरिंग की आवश्यकता नहीं रहती है।
फिल्टरिंग की आवश्यकता नहीं रहती है, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि एज कंप्यूटिंग में आप गैर जरूरी डेटा को पहले से ही अलग कर देते हैं स्थानीय स्तर पर ही। अगर आपको क्लाउड के माध्यम से दूरस्थ स्थित डेटा सेंटर पर अपने डेटा को भेज करके कोई सूचना प्राप्त करनी भी है, तब भी आप गैर जरूरी डेटा को स्थानीय स्तर पर ही छांट सकते हैं। तो फिल्टरिंग की आवश्यकता नहीं रहती है, यह कहना बिल्कुल गलत होगा। अब स्थानीय स्तर पर ही डेटा संसाधित होता है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको टाइम भी कम लगेगा, इससे आपको बैंडविड्थ भी कम चाहिए, आप बहुत कम इंटरनेट में भी काम कर सकते हैं, न के बराबर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ भी आप काम कर सकते हैं। इसके इस तरह के फायदे होते हैं, और दूरस्थ स्थानों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो दूरस्थ स्थान है वहां पर यह विशेष रूप से उपयोगी है। प्रभावी संचालन हेतु इसके लिए निरंतर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, आप स्थानीय स्तर पर डेटा को संसाधित कर सकते हैं, तो आपको कहीं और डेटा भेजने की आवश्यकता नहीं है, तो डेटा के लीकेज होने की संभावना स्वतः कम हो गई, और स्थानीय स्तर पर जो कानून है उनका पालन करना ज्यादा आसान होता है, डेटा की सोवरेनिटी को बनाए रखना ज्यादा आसान होता है। तो आप देख सकते हैं कि तीसरा कथन है, इसके द्वारा डेटा जनरेशन के समीप उसके प्रोसेस और स्टोर की सुविधा मिलने से डेटा सोवरेनिटी की आवश्यकताओं को समर्थन मिलता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी यहां केवल एक कथन सही होगा। तो कितने कथन सही है, केवल एक कथन सही है, तीसरा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और यही चीजें यहां पर लिखी गई है जो अभी आपको बताया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एज कंप्यूटिंग वस्तुतः होता क्या है। अगला प्रश्न है, पायरोलिसिस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस या गैसें उत्पन्न होती हैं। आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी सभी। पायरोलिसिस वस्तुतः है क्या। पायरोलिसिस की जब हम बात करते हैं तो ये वस्तुतः जैविक अपशिष्टों के ऊष्मा रासायनिक प्रक्रिया को अभिव्यक्त करती है। जब हम ऊष्मा रासायनिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, आप बिना ऑक्सीजन के उच्च तापमान पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं किसी भी जैविक अपशिष्ट को। और जब आप इस तरह से जैविक अपशिष्ट को गर्म करते हैं बिना ऑक्सीजन के, तो वो जलता नहीं है, बल्कि वो कई तरह की प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। वो जैविक अपशिष्ट किस में तब्दील होता है, जैसे वो काले ठोस पदार्थ में तब्दील हो जाता है, जिसको हम चार के नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा वो एक बायो ऑयल में भी तब्दील हो सकता है, जिसका उपयोग आप ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। ईंधन बनाने के लिए भी इसका बायो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गैस एक विशिष्ट गैस में भी तब्दील होता है, जिसको हम सिन गैस के नाम से जानते हैं। और जो ये सिन गैस है, ये किससे मिलकर के बनी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से मिलकर के बनी होती है सिन गैस। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन भी हो गया। अब जो ये जैविक अपशिष्ट होता है, जो मूल पदार्थ होता है जिसको उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है बिना ऑक्सीजन के, उसमें आप जानते हैं कि कुछ और जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स भी होते हैं, यौगिक भी होते हैं, और वो भी टूटते हैं। और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं जब वो टूटते हैं तो उससे कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हो सकता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। और यही सब आपको यहां पर लिखा गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको यहां पर पढ़ सकते हैं। जो अभी आपको बताया गया है वही यहां पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला है पेनिसिलियम, दूसरा है राइजोपस, तीसरा है हिस्टोप्लाज्मा। उपर्युक्त में से कितने कवक जगत से संबंधित हैं। कवक किस प्रकार के जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीव। आपको ये बताना है कितने कवक जगत से संबंधित है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं। कवक यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक जीव किस प्रकार से होते हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक भी उपलब्ध होता है, यानी न्यूक्लियस जिनमें होता है यूकैरियोटिक जीव में। कवक के कई प्रकार होते हैं, जैसे ये एक कोशिकीय भी हो सकता है और ये बहुकोशिकीय भी हो सकता है। एक कोशिकीय का उदाहरण है यीस्ट, खमीर, और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। बहुकोशिकीय उदाहरण में आप पेनिसिलियम को भी ले सकते हैं, राइजोपस को भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके उदाहरणों में खमीर के अलावा जो ब्रेड पर जमा होने वाला फफूंद है
फफूंद क्या है, वो एक प्रकार का कवक ही है, मोल्ड, मोल्ड इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा जो आप मशरूम का इस्तेमाल करते हैं, मशरूम भी क्या है, एक प्रकार का कवक है। कवक का सदुपयोग भी आप कर सकते हैं, किसी चीज किसी प्रोडक्ट में उसको तब्दील भी कर सकते हैं, और ये रोग कारक भी हो सकता है। जैसे पेनिसिलिन क्या है, एक कवक है, और इसका प्रयोग करके आप पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक भी बनाते हैं। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। वो तंतुमय पेनिसिलियम का प्रयोग करके, ये तंतुमय कवक होता है, और इसी से आप पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाते हैं। इसी प्रकार से राइजोपस भी एक कवक होता है, और हिस्टोप्लाज्मा जो कि एक रोग कारक कवक है, क्योंकि ये मनुष्यों में कौन सा रोग पैदा करता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस रोग ये पैदा करता है, तो ये भी एक कवक है। तो यहां पर जो तीनों चीजें दी गई हैं, ये कवक जगत से ही संबंधित है, यानी सभी तीन इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसकी व्याख्या यहां पर दी गई है, इसकी व्याख्या को देख लीजिए। कवक यूकैरियोटिक जीव है, इसमें कई चीजें शामिल आती हैं, तो इसके उदाहरण भी यहां पर लिखे गए हैं। इसको नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, आपको बेसिक चीजें बता दी गई है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो ब्रेड के खमीर के लिए उत्तरदायी कवक है, वो वस्तुतः राइजोपस एक सामान्य कवक है, और यही ब्रेड के खमीर के लिए, यीस्ट के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर भी आप देखेंगे 3 कथन दिए गए हैं, और ये स्टेम कोशिकाओं से संबंधित है। पहला कथन क्या है, प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं मानव शरीर में लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकती हैं। दूसरा कथन है, वयस्क ऊतकों में पाई जाने वाली मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं ऊतकों की मरम्मत और पुनर्जनन में सहायक होती हैं। और तीसरा कथन क्या है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं वयस्क सोमेटिक कोशिकाओं को भ्रूण सदृश अवस्था में पुनः प्रोग्राम करके प्राप्त की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? स्टेम कोशिकाएं एक अविभेदित कोशिकाएं होती हैं, यानी अनडिफरेंशिएटेड कोशिकाएं हैं, जो विभाजित होकर के कई प्रकार की कोशिकाओं में तब्दील हो सकती हैं, कई प्रकार की कोशिकाओं बना सकती है। विभाजित होकर के आप कह सकते हैं कि सभी प्रकार की कोशिकाएं इनसे निर्मित हो सकती हैं, स्टेम कोशिकाओं से। स्टेम कोशिकाएं कुछ खास कोशिकाओं में, जैसे रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका में भी तब्दील हो सकती हैं। ये होती हैं स्टेम कोशिकाएं। विभेदन के आधार पर इनको 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट। जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, ये कहां पर पाई जाती है? ये एम्ब्रॉय के भ्रूण के आंतरिक कोशिकीय समूह में पाई जाती है। आंतरिक कोशिकीय समूह में पाई जाती हैं प्लूरिपोटेंट, और मानव शरीर में लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं में ये विभाजित हो सकती हैं, इनकी ये ताकत होती है। ठीक है। इसके अलावा जब हम मल्टीपोटेंट कोशिकाओं की बात करते हैं, तो ये कहां पर पाई जाती हैं? ये अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में पाई जाती हैं। बोन मैरो के अलावा ये कहां पर? आंत्र में भी, ये आपके इंटेस्टाइन में भी मिलती है। और जब मल्टीपोटेंट कोशिकाओं की हम बात करते हैं, तो ये कुछ खास कोशिकाओं, सीमित कोशिकाओं में ही डेवलप हो सकती हैं, ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में डेवलप नहीं हो सकती हैं। ठीक है। जब हम प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं की बात करेंगे, तो प्लूरिपोटेंट सभी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। एक तो स्टेम कोशिकाओं के बारे में जब हम कॉमन रूप में बात करेंगे, तो उनके जब कॉमन बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि उनसे हम कई तरह की कोशिकाएं, विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। प्लूरिपोटेंट से सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं, मल्टीपोटेंट से सीमित प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। और जो मल्टीपोटेंट कोशिकाएं हैं, ये आपके बोन मैरो में, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ये आपके ऊतकों को, आपके टिश्यूज की मरम्मत करने का भी काम करती हैं, उनकी नवीनीकरण का भी काम करते हैं। कुछ वयस्क कोशिकाओं से, जैसे सोमेटिक सेल्स से, आप उनको रीप्रोग्राम करके फिर से क्या कर सकते हैं? फिर से आप उनको रीप्रोग्राम करके भ्रूण कोशिकाओं की तरह बना सकते हैं। इनको जो, अगर आप लैब में सोमेटिक कोशिकाओं के माध्यम से वयस्क मनुष्य में पाई जाने वाली जो सामान्य कोशिकाएं हैं, जिनको सोमेटिक कोशिकाएं कहते हैं, उनको आप लैब में रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और उनको कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं, और रीप्रोग्राम करके इनको पुनः भ्रूण कोशिकाओं की तरह बनाया जा सकता है। तो यहां पर अगर आप तीनों कथनों को देखेंगे, तो तीनों कथन ही बिल्कुल सही दिए गए हैं।
यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यही चीजें आपके सामने यहां पर लिखी गई है। स्टेम कोशिकाएं अविभेदित कोशिकाएं होते हैं जिन्हें उनकी विभेदन क्षमता के आधार पर प्लूरीपोटेंट और स्टेम कोशिकाएं और मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। और उसके बारे में उनकी विशेषताएं क्या होती हैं वो भी यहां पर आपके सामने प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहां पहला दिया गया है ब्लैक होल के बीच टक्कर, दूसरा दिया गया है न्यूट्रॉन तारों का विलय और तीसरा दिया गया है विशाल तारों के केंद्र का विघटन। उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन गुरुत्वीय तरंगों की ज्ञात स्रोत है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो जो गुरुत्वीय तरंगे हैं, आप जानते हैं कि इनकी हाल ही में पहचान किसके माध्यम से की गई थी? लीगो के माध्यम से की गई थी, जो अमेरिका में स्थित है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कहां पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ग्रेविटेशनल वेव्स कब उत्पन्न होती है? जब ब्रह्मांड में आप बहुत बड़ी टक्कर को देखें। ये टक्कर किसके बीच हो सकती है? ब्लैक होल की टक्कर हो सकती है, ब्लैक होल के बीच टक्कर हो सकती है। जब वो आपस में मिलते हैं तो उससे ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न हो सकती हैं। न्यूट्रॉन तारों की विलय से हो सकती है, या तारों में विस्फोट हो जाए, उनका आंतरिक पतन हो जाए, उनके केंद्र में विघटन हो जाए, यानी केंद्र का अगर विघटन होता है, केंद्र का पतन होता है, तो एक प्रकार से आप इसको विखंडन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मांड में घटित होने वाली बहुत ही ऊर्जावान घटनाएं होती हैं, और इन ऊर्जावान घटनाओं से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो ब्रह्मांड में केवल विकिरण के माध्यम से ही नहीं फैलती है, बल्कि कंपन भी पैदा करती है। और जब ये कंपन पैदा करती है तो इस कंपन को पकड़ना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। और वो जटिल प्रक्रिया किसके माध्यम से पूरी की जाती है? इस लेबोरेटरी ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से, लीगो के माध्यम से पूरी की जाती है। तो लीगो ने ग्रेविटेशनल वेव को किस प्रकार से पहचाना? ये क्या करती है कि लेजर को 2 भागों में विभाजित करती है। लेजर को 2 भागों में विभाजित कर देती है और फिर पैरेलली इनकी भुजाओं का निर्माण करती है। पैरेलली 2 भुजाएं होती हैं 4 किलोमीटर की। जब यहां से ग्रेविटेशनल वेव गुजरेंगी तो एक भुजा थोड़ी सी लंबी होती है और एक भुजा थोड़ी सी छोटी होती है। और ये क्या बदलाव करती है? ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न में बदलाव लाती है। और इंटरफेरेंस पैटर्न जब ये आपस में मिलेंगी ग्रेविटेशनल वेव्स के निकलने के बाद, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में बदलाव लाती है, जो बहुत ही सूक्ष्म पैटर्न होता है। और इसको पकड़ करके ही ग्रेविटेशनल वेव्स का आप पता लगा सकते हैं, जो लीगो ने पता लगाया था। इससे कई तरह की पुष्टि है, तो ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है। एक आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत था, उसकी भी पुष्टि कहीं ना कहीं इससे होती है। ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान बढ़ेगा, ब्लैक होल के बारे में ज्ञान बढ़ेगा, तो हम कई तरह की चीजों पर आगे अपनी रिसर्च को बढ़ा सकते हैं। और इन सारी चीजों ने जो एस्ट्रोनॉमी का क्षेत्र है, उसमें एक अलग ही प्रकार की शाखा को शुरू कर दिया है। ग्रेविटेशनल वेव्स को समझ करके ब्रह्मांडीय गतिविधियों को समझने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसका ये महत्व है, और ये सारी चीजें यहां पर आपके सामने प्रस्तुत की गई है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैक्रोफेज की मुख्य रूप से किस संदर्भ में चर्चा की जाती है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? हार्मोन स्राव और अंतःस्रावी विनियमन, उच्च कोलेस्ट्रॉल हेतु सामान्य औषधियां, प्रतिरक्षा कोशिकाएं, या औषधीय समुद्री शैवाल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस रिवीजन के साथ जुड़ सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।